अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब सामने रखने जा रहे हैं आपके। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत PTI के हवाले कर दें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर हमें रोकने की कोशिश करने वाला खुद मुसीबत को दावत देगा, यानी उनका कहना है अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो रोकने वाला खुद मुसीबत को दावत देगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर के ज़ेरे सदारत शुरू हुआ, जिसमें PTI के अपोजिशन लीडर असद कैसर ने नुक्ता एतराज़ बुलंद करते हुए शिकवा किया और कहा कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती हमें। असद कैसर के बाद बात करते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में तकरीर की और कहा कि PTI से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन हमें इनकार भी नहीं है। यानी वो कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हुए तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, अगर स्पीकर साहब ने वक्त दिया तो बात करेंगे। फजलुर रहमान ने नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि असद कैसर का मुतालबा दुरुस्त है, जलसा करना PTI का हक है। मैं असद कैसर के मुतालबे की हिमायत करता हूँ। हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा कि हमारा मुल्क अब कहाँ खड़ा है। इस मुल्क को हासिल करने में इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार नहीं। आज ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है और अवाम कहाँ है। उन्होंने कहा कि हमारी अवामी नुमाइंदगी पर एतराज़ उठाया जा रहा है। बड़ी जिद्दोजहद के साथ अवाम को वोट का हक मिला। अवाम को बड़ी जिद्दोजहद के बाद पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मिला। क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहाँ है आज? ये तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था और इस पर भी एतराज़ है, यानी 2024 के इलेक्शन पर भी एतराज़ है। उस मैंडेट के साथ अगर वो धांधली थी तो आज धांधली क्यों नहीं है? सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करते हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें हारने वाला मुतमईन नहीं और जीतने वाला भी परेशान है। जीतने वालों के अपने लीडर अपने मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है। हमने असल पर समझौते किए, हमने उसूलों पर समझौते किए और अपनी जमहूरियत को बेचा। हमने अपने हाथों से आका बनाए, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। ज़रा हिंदुस्तान और अपना मवाजना तो करें। दोनों एक दिन आज़ाद हुए, आज वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन का शिकार हैं। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, फैसले वो करें और मुंह काला हमारा हो। सरबराह JUI का कहना है कि पाकिस्तान का हर फर्द 3 लाख का मकरूज है। हमने कौम को हुजूम बना कर रख दिया, मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया। आज हम सेक्युलर रियासत बन चुके हैं। 1973 से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की एक सिफारिश पर अमल नहीं हुआ। हम कैसे इस्लामी मुल्क में हैं? हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं और IMF की किस्त पर जश्न मनाया जा रहा है। फजलुर रहमान का कहना था कि ऐवान में अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इलेक्शन में जो हुआ सब ने देख लिया और हम भी अपने फैसले पर मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को कहता हूं कि अवामी मैंडेट का एहतराम करें और हुकूमत छोड़ दें और PTI को हुकूमत दें, क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा सीटें उनकी हैं, मगर हमारे सियासतदानों को ये बात जाहिलाना लगेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। वैसे आपके इल्म में होगा कि मौलाना साहब हर मार्च को, हर जलसे को वो कहते मिलियन मार्च और मिलियन लोगों का जलसा है।
اب یا تو انہیں شاید جو ملین کا میننگ کچھ اور ہوگا ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا راستہ کسی نے روکا یا روکنے کی کوشش کی تو پھر وہ خود ہی مصیبت کو دعوت دے گا. اسد قیصر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض پر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق موجود ہیں. یہاں جمہوری نظام ہے یا مارشل لا ہے. بتایا جائے یہاں آئین معطل اور لا قانونیت ہے. ہمیں بتایا جائے دفعہ 144 کیوں لگائی گئی ہے. پرامن احتجاج پر اپوزیشن لیڈر اور پارٹی چیئرمین کے خلاف مقدمہ درج ہوا. یہ اسمبلی 1985 کی مجلس شورا سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ہمارا ایک جلسہ برداشت نہیں ہو رہا. یعنی ان کا اشارہ کراچی جلسے کی طرف تھا جہاں تحریک انصاف نے 28 اپریل کو جلسہ کرنا تھا، مگر تحریک انصاف کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں ملی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں آئین اور قانون کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں؟ حالیہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا. اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھے لوگ ہارے اور مسترد شدہ لوگ ہیں. اسد قیصر کے بیان پر ایم کیو ایم نے احتجاج کیا. تاہم اسد قیصر نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم کراچی اور لاہور جائیں گے، روک سکو تو روک لو. ہم کسی کو آئین اور قانون پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. مئی کے مہینے میں پھر 9 مئی کا رونا روئیں گے. عوام نے 9 مئی کا رونا دھونا 8 فروری کو مسترد کر دیا. 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ تھا. 9 مئی معاملے کی جوڈیشل تحقیقات کروائی جائیں. تو یہ اسد قیصر صاحب نے کہا. ان کا کہنا تھا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے. ہمارے جمہوری حقوق نہیں دیں گے تو ایوان نہیں چلے گا. ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ سلیم بخاری نے مولانا فضل الرحمان کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی کے بیان پر بہت افسوس ہے. ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت کو بھول گئے ہیں جب تحریک انصاف کہ لوگ ان کے خلاف نازیبا نعرے لگاتے تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اب ایسے لوگوں کی حمایت کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ سلیم بخاری کا منافقت سے اور متعصبانہ تجزیہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا. اگلی خبر رکھتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ صرف سیاسی جماعتوں اور حکومت وقت سے ہی مذاکرات کا حامی ہوں. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ صرف سیاسی جماعتوں اور حکومت وقت سے ہی مذاکرات کا حامی ہوں. اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل میں ہی رہنا ہے تو ایسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہوں گا. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے اسمبلی استعفوں سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ صرف سیاسی جماعتوں اور حکومت وقت سے ہی مذاکرات کا حامی ہوں. اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل میں ہی رہنا ہے تو ایسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہوں گا. میں کسی پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر رہا. جس نے سمجھا ہے میں کسی پر اپنا فیصلہ مسلط کر رہا ہوں وہ میرا بیان پڑھ لیں. میں نے ایک تجویز پیش کی تھی، فائنل فیصلہ بانی تحریک انصاف کا ہوگا. صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق 3 ماہ میں ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بانی پی ٹی آئی کے جیل سے باہر آنے کا وقت 4 سے 6 ماہ ہو سکتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی 3 شرائط ہیں مذاکرات کے لیے، اور جو ہم سے مذاکرات کرے گا پہلے اسے ہماری یہ شرطیں ماننا ہوں گی. ان کا کہنا تھا کہ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ ہمارے تمام کارکنان کو رہا کیا جائے جنہیں جھوٹے بوگس کیسوں میں پابند سلاسل کر رکھا ہے تقریباً 1 سال سے. ان کا کہنا تھا کہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. جو مینڈیٹ
हमारी आवाम ने 8 फरवरी को दिया था, उस मैंडेट को हमारे हवाले किया जाए। और उनका तीसरा मुतालबा ये था कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। उनका कहना था कि जिस कारकुन से इन्हें तकलीफ होती है, ये उसे उठाकर 9 मई के मुकदमे में जेल में डाल देते हैं। तो उनका कहना था कि हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं और ये हमारा देरीना मुतालबा है। ये उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के 3 मुतालबात होंगे, और चौथा मुतालबा उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ का है। ये 3 जो मैंने जिक्र किया है, ये इमरान खान के मुतालबे हैं मुज़ाकरात के लिए कि नंबर 1 कारकुनान को रिहा किया जाए, नंबर 2 छीना हुआ मैंडेट वापस दिया जाए, और नंबर 3 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। अब उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा इसमें यह है, तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से नहीं, तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो ये है कि इमरान खान को जब तक रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि कल लाहौर में किसानों ने एहतजाज किया। उनका पुरअमन एहतजाज था, वो निहत्ते थे और वो अपने जायज़ मुतालबे के लिए एहतजाज कर रहे थे जो उन्हें आइन ने भी ये हक दिया है। मगर वहाँ पर पंजाब हुकूमत की फस्तायत उसी तरह कायम दायम है जैसे वो 2 साल से वहाँ पर कर रहे हैं, और उन्होंने निहत्ते, मासूम, बेकसूर और बेगुनाह किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उन पर पुलिस को छोड़ दिया, और पुलिस ने भी ऐसे उन पर हमले किए जैसे वो यहूदी फ़ौज से या हिंदू फ़ौज से लड़ रहे हों और अगली तरफ गैर मुस्लिम हों। हमारी पंजाब पुलिस ने नारा तकबीर बुलंद करते हुए लाठियों से किसानों पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब ये देख लीजिए कि इस पाकिस्तान में उन लोगों पर भी ये तशद्दुद किया जा रहा है जो अपने हक की बात करते हैं, और उनका हक ये है कि हमने जो 6 महीने मेहनत की है, हम सिर्फ हुकूमत वक्त से ये चाहते हैं कि हमारी फसल को जायज़ कीमत में ख़रीदा जाए। अब तो जो इन्होंने कीमत मुकर्रर की थी उससे भी काफ़ी कम में इन्होंने कुछ किसानों ने बेच दी है, तकरीबन 35 से 40% किसानों ने, और उससे ज़्यादा की अब तक रखी हुई है घरों में। तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमसे हमारी गंदुम खरीदी जाए। तो ऐसी सूरत में अगर ये हुकूमत उनके साथ ज़्यादती करती है तो फिर वो अल्लामा इकबाल के शेर पर मजबूर हो जाएंगे, जो कहा गया था अल्लामा इकबाल ने कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। और आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं कि किन 4 लोगों की अप्रूवल और मंजूरी हो चुकी है कि वो तहरीक इंसाफ में वापस आ सकते हैं। उन रहनुमाओं में जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो उनमें हैं अली नवाज आवान, मलिका बुखारी, उस्मान डार और शीरी मज़ारी। इन्हें तहरीक इंसाफ में आने के लिए ग्रीन सिग्नल इमरान खान की तरफ से मिल चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।